देश के सामने इंटरनल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 1947 के बाद से ही किसी न किसी विषय पर देश में इंटरनल सिक्योरिटी के सामने अलग अलग चैलेंजेस आते रहे हैं। और यूपीएससी में चूंकि एक बड़ा सब्जेक्ट है इंटरनल सिक्योरिटी, तो उसको लेके आईपीएस 2007 बैच के हैं सैयद वकार रजा साहब, डीआईजी मुर्शिदाबाद। उन्होंने एक किताब लिखी है इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पे। आज हमारे साथ वकार साहब हैं। हम उनसे बात करेंगे इस विषय पर, क्या चैलेंजेस हैं और कैसे हम उनसे डील कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन मास्टरमाइंड्स में, वकार साहब। वकार साहब, सबसे पहला सवाल यही है कि चूंकि सबसे लेटेस्ट जो चैलेंज आया है अभी, वो दिल्ली में जो एक लाल किले के सामने ब्लास्ट हुआ है, तो माना जाना चाहिए कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज देश के सामने पेश आया है। तो इसको कैसे देखते हैं कि कितना बड़ा चैलेंज है और कैसे हम उससे डील कर रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे ये मौका देने के लिए। सबसे पहले जो आपने पूछा है, तो अभी जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, अभी 2 दिन पहले ही लाल किले के सामने एक कार में एक्सप्लोजन हुआ है। तो नेचुरली जैसा अब कभी भी ऐसा इस तरह की कोई घटना होती है, तो सिक्योरिटी apparatus पे प्रश्न चिन्ह उठते हैं। जाहिर सी बात है, इसमें कई सारे लोगों की जान गई है, दुखद घटना है। और जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं इस पे। जो जो गुनहगार लोगों हैं उनको पकड़ने में और उनके लिए उचित कार्रवाई करने के लिए वो लोग जरूर कोशिश कर रहे हैं। साथ में मैं ये भी बता दूं कि हमारा मुल्क इतना बड़ा है, 145 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं। और इतने बड़े मुल्क में आप देखें, अगर हमारे आसपास के जो देश हैं, नेपाल की बात कर लीजिए या बांग्लादेश की बात कर लीजिए, तो या पाकिस्तान की बात कर लीजिए, तो यहाँ पर जो लॉ एंड सिचुएशन है वो बहुत ही ख़राब है। उस हिसाब से हम एज अ कंट्री, हमारा मेरे ख्याल से हम लोग ठीक ही कर रहे हैं। और आप नेबर्स की बात कीजिए, या फिर अगर हमारे देश के अंदर भी आप अगर जो 3-4 बड़े थिएटर्स हैं माओइस्ट के, माओइज्म, या फिर जम्मू एंड कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट, इन सभी पे पिछले कई सालों में हम लोगों ने अच्छा काम किया। और इन सभी जगह पे लगभग लगभग 2-4 घटनाएं होती हैं, बट बाय एंड लार्ज पिछले कुछ सालों में चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। जी जी। सर, इसमें अभी जो हमारे सामने सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, उनको आप कौन कौन से चैलेंजेस देखते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में। नेचुरली यहाँ पर इंडिया में जो है 3 बड़े चैलेंजेस देखे जाते हैं। पहला हो गया जो थिएटर है माओइस्ट का, यानी लेफ्ट विंग जी एक्सट्रीमिज्म। और जी। ये पिछले कई सालों में काफ़ी इसमें अच्छा काम हम लोगों ने किया है, सिक्योरिटी एजेंसीज ने और स्टेट और सेंटर ने मिलकर काम किया है। दूसरा जो थिएटर है वो जम्मू एंड कश्मीर है। वहाँ भी पिछले कुछ सालों में जो फिगर्स हैं वो इम्प्रूव किए हैं इन टर्म्स ऑफ इन्फिल्ट्रेशन कम हुआ है, सिक्योरिटी टेररिस्ट इंसिडेंट्स कम हुए हैं। हाँ, कुछ घटनाएं हुई हैं, लेकिन ओवरऑल जो अगर सिनेरियो देखिएगा तो अभी वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, तो चीज़ें बेहतर हैं पहले से। नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप देखेंगे, तो एक मणिपुर को अगर आप एक एक वहाँ पे घटना हुई है 2 साल पहले, वहाँ पर एक एथनिक राइट्स हुए थे। बट अगर उसको आप छोड़ दें, तो बाकी के सभी स्टेट्स में वहाँ पर धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव हुई हैं। और आसपास का जो एरिया था छोटा हो गया है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं। तो ये जो है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं इंडिया में, और मेरे ख्याल से इन तीनों में हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में अच्छा काम किया है। लेकिन जिस तरीके से हमारे नेबर्स में बहुत ज्यादा, नेबरिंग कंट्रीज में बहुत ज्यादा इंटरनल स्ट्राइफ है, और वहां पे जिस तरीके से रेडिकलाइजेशन हो रहा है, और हमारे देश से भी एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी देयर इज अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल हु आर गोइंग फॉर दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज। तो उसको हम कैसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, या कैसे उसको हम रोक पाएंगे। देखिए, हमारा जो स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो हमारी, वो हमारी डेमोक्रेसी है। तो जब लोकतंत्र होता है, तो पब्लिक जो है, पब्लिक में डिसकंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो फिर इलेक्शंस होते हैं और वहाँ पर फिर पब्लिक जो है अपनी नई सरकार चुन लेती है। जहाँ भी इस तरह के डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को डिस्टर्ब किया गया, आप चाहे बांग्लादेश में देख लीजिए, चाहे पाकिस्तान में देख लीजिए, तो वहाँ पर पब्लिक के पास ऑप्शन नहीं रहता है। एंड देन दे, व्हेन दे हैव नो ऑप्शन, देन दे आर फोर्स टू
टेक थिंग्स इन देयर ओन हैंड। तो हमारा सबसे बड़ी जो हमारी रक्षा कवच है वो हमारी डेमोक्रेसी है। और जहां तक आप रेडिकुलेशन की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से हम लोगों सभी को, एंड स्टार्टिंग विद अस जो पुलिस फोर्स है, हम लोग अगर पब्लिक के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे और उनके चीज़ों उनके उनके साथ जस्टिस करेंगे, जस्टिस मतलब जो गुनहगार हों, जो दोषी हों उनको सज़ा, और जो दोषी ना हो उनको बेवजह का उनको हरास नहीं करना है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं, कर पाएंगे, तो पब्लिक का ट्रस्ट हमारे प्रति बढ़ेगा और मेरे ख्याल से लोग उस तरफ जाने से वो बच पाएंगे। दूसरी बात मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि लोगों को थोड़ा सा जो है सिस्टम में विश्वास बढ़ाना पड़ेगा, रैशनली सोचना पड़ेगा, और किसी भी रिलीजियस आइडियोलॉजी का एक्सट्रीम व्यू पॉइंट जो है वो नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। वकार साहब, जो हमारे सामने जितने भी सिक्योरिटी चैलेंजेस थे, उसमें से अभी जैसे आपने बताया कि अधिकतर को हमने टैकल कर लिया है, तो कितना बेहतर तरीके से हमने टैकल किया और कैसे? खासतौर से जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, कितना ज्यादा था एक पीक पे और अब कितना कम रह गया है, और क्या ये पूरी तरीके से खत्म हो सकता है? हाँ, अगर आपको याद हो तो 2006 में 2006 या उसके आसपास, 5 या 6 में, उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने बोला था कि ये सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है इंडिया के लिए। जी। 2011 में 203 डिस्ट्रिक्ट्स थे एलडब्ल्यू अफेक्टेड। आज के दिन मेरे ख्याल से जस्ट सितंबर का जो डेटा है, देर आर ओनली 11 डिस्ट्रिक्ट्स जो कि इंडिया में माओइस्ट अफेक्टेड हैं। उस 20 स्टेट से लेके आज 4 या 5 स्टेट में ही रह गए हैं माओइस्ट। कुछ स्टेट ने जैसे वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है और वहां से पूरा ही इरेडिकेट हो गया है, और बाकी स्टेट्स भी अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ कुछ जगह पे अभी बच गया, झारखंड ने अच्छा काम किया है, इवन छत्तीसगढ़ में या उड़ीसा में या महाराष्ट्र में लगातार सक्सेसेस मिल रहे हैं रिसेंट टाइम्स में। तो ये एक 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 ये एक दिन में नहीं हुआ है। काफी सारे लोगों का की जानें गई हैं, काफी सारे लोग शहीद हुए हैं इस लड़ाई में, और उसका नतीजा आज ये है कि हम 203 से आज 9 या 11 डिस्ट्रिक्ट्स में ये महदूद रह गए हैं। तो जी। ये एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। हाँ, हो सकता है कि हम लोग उसके एक्सट्रीमिज्म पार्ट को कंट्रोल कर पाएंगे, बट वो जो कॉजेज थे उनके ऊपर अभी भी हम लोगों को काम करना बाकी है। जो परसिस्टेंट अंडर डेवलपमेंट है, ये चैलेंजेस अभी भी हमारे रहते हैं। तो अगर हम बात करें तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म, दोनों में क्या फर्क क्या है? देखिए, लेफ्ट में एक्सट्रीमिज्म जो है एक 1960s या 70s में जो शुरू हुआ था, उस दौरान में उसमें नक्सलवादी से शुरू हुआ था जो वेस्ट बंगाल में है। और उसमें इनइक्वालिटी, समाज में जो इनइक्वालिटीज थी, पुअर पॉवर्टी थी, उन सब के एक फ्रेमवर्क, उन सब का एक बैकग्राउंड में वो तैयार हुआ, जिसकी वजह से जो है हमारे जो रिमोट और इनएक्सेसिबल एरियाज हैं वहाँ पर, जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं पहुँच पाया था तब तक, वहाँ पर लोगों में वैसे भी डिसकंटेंट था, और एक माओइस्ट आइडियोलॉजी में वो उसको एक फर्टाइल ग्राउंड मिला, और वहाँ पर वो चीज़ें फैली वहाँ से। जबकि इसमें बाहर का कोई बहुत ज़्यादा, मैं नहीं बोलूँगा कि दूसरे कंट्री का कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। मे बी थोड़ा आइडियोलॉजिकल हो सकता है, चाइना चाइना की आइडियोलॉजी हो, बट अदरवाइज कोई स्ट्रॉन्ग बाहर से कोई सपोर्ट वैसा नहीं लगता है। जबकि जो सेपरेटिज्म है इंडिया में, आप जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, तो इसका एक हिस्ट्री है। एक जो 1947 के बाद से जो इंसिडेंट्स हुए थे, लगातार एक चेन ऑफ इवेंट्स हैं, उसको हमें समझना पड़ेगा। और इसमें काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा कि बाहर का जो सपोर्ट है वो इंस्ट्रूमेंटल है वहाँ पर। उसको चाहे फंडिंग में, चाहे वहाँ के रेडिकलाइजेशन में, चाहे वहाँ के इंसिडेंट्स को या टेरर इंसिडेंट्स को प्लान करने में, या फिर इन्फिल्ट्रेशन में। तो काफ़ी मुझे लगता है कि नेबर का हाथ वहाँ पर है। एक चीज ये भी आती है कि कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी, उसके लिए बहुत ढेर सारे फंड्स चाहिए होते हैं। तो इन सब एक्टिविटीज के लिए फंडिंग कहाँ से आ रही है, और क्या हम उसको रोकने में सफल हुए हैं, खासतौर से 2016 में की गई नोटबंदी के बाद? अगर आप जम्मू कश्मीर के बारे में स्पेसिफिक पूछ रहे हैं, या फिर देखिए, जो माओइस्ट का जो एक्सट्रीमिज्म है उसमें जो फंडिंग होती है वो लोकल लेवल पे कर लेते हैं। वो लोग गाँव गाँव से चंदा कलेक्ट करते हैं, कुछ तेंदुआ और बीड़ी के पत्ते से करते हैं, कुछ एक्सटॉर्शन करते हैं बिजनेसमैन मैन को। तो ये उस लेवल पे होता है। वो दैट इज लार्जली लोकली फंडेड माओइस्ट एक्सट्रीमिज्म। और उसमें फिर एक्सटॉर्शन और ये भी होता है, कुछ फैक्ट्रीज से वो करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जो वो है वो डिफरेंट मॉडल है, बट जो अगर पाकिस्तान
बात करें और जम्मू कश्मीर की बात करें आप, तो वहाँ पर जो मॉडल है वो टेरर फंडिंग का लार्जली इट इज़ बेस्ड ऑन क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर ऑफ फंड्स इन स्मॉल अमाउंट, छोटे अमाउंट में करते हैं ताकि वो रडार के नीचे रहें। कई बार वो जो एप्स होते हैं फंड ट्रांसफर के लिए वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो बड़ा फैक्टर है वहाँ पर फंडिंग का वो नारकोटिक्स स्मगलिंग है। आपने देखा होगा पिछले कई कुछ सालों में बड़े बड़े सीजर्स हुए हैं, 3,000 kg 2,000 kg का एवियन सी रूट से वो भेजे जाते हैं यहाँ पर, और वो यहाँ पर जब वो उस एरिया में बिकता है तो उससे जो फंड कलेक्ट होते हैं कई बार उनको डाइवर्ट किया जाता है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए। इसके अलावा कुछ कई जगह ये भी देखा गया है कि लोग जो चैरिटी देते हैं अच्छे पर्पस के लिए, अच्छे नीयत से देते हैं उसको, कई बार उन फंड्स के ऊपर तो उनको भी कई बार डाइवर्ट कर दिया जाता है गलत पर्पसेस के लिए। तो ऐसा भी जम्मू कश्मीर में देखा गया है। हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर जो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, तो उनका स्ट्रक्चर कैसा है, और कितना इफेक्टिवली वो फाइट कर पा रही हैं इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर? जो आपका पहला पार्ट है वो मैं पहले बताऊं, इफेक्टिवनेस की जी। बात में बाद में करता हूं। जो जी। इंडिया में जो इंटेलिजेंस कलेक्शन मैकेनिज्म है, वो दैट इज हेडेड बाय इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी, जिसको आईबीएम बोलते हैं। आईबी जो है तमाम तरह के इंटेलिजेंस कलेक्ट करती है, राइट फ्रॉम टेररिज्म, रेडिकलिज्म, राइट फ्रॉम इंसर्जेंसी, एंटी सोशल एलिमेंट्स, कहीं पर प्रोटेस्ट हो रहा है, कुछ एजिटेशन हो रहा है, तो ये तमाम तरह की चीज़ों पे इंटेलिजेंस, एनीथिंग विच अफेक्ट्स द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, तो आईबी उसके ऊपर काम करती है। IB is also the national nodal counter-terrorism organization of India. इसके अलावा IB is supported by the SIBs, which are IB's branches in states, जिसको हम सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरोज बोलते हैं। और ये SIBs जो है वो अलग अलग राज्य में होती हैं, वो IB के अंडर में होती हैं। उस लोकल स्टेट के भी पुलिस के साथ वो कोऑर्डिनेट करके उनके साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन होता है, क्लोज इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है। इसके अलावा ये तो हो गया सेंट्रल लेवल पे। इसके अलावा जो स्टेट लेवल पे होता है वो है हर स्टेट का अपना भी एक आईबी होता है जिसको हम इंटेलिजेंस ब्रांच बोलते हैं। तो ये जी। जैसे आईबी सेंटर में काम करती है उसी तरह से स्टेट आईबी जो है वो स्टेट लेवल पे काम करती है। और स्टेट आईबी जो है उनके भी ब्रांचेस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच बोलते हैं, जो एसपी के अंडर में होता है। और ये जो डीआईबीज होती हैं, डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच, ये लोकल थाने से के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करती हैं। तो ये हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर है इंटेलिजेंस कलेक्शन का। इसके अलावा देर आर टू मोर एजेंसीज, which are two more bodies, not agencies. They are called the MAC, which is multi-agency center, which is nodal agency for sharing of intelligence amongst various bodies. और इसी के तहत पे स्टेट में भी एक स्मैक मीटिंग्स होती हैं जिसमें कि स्टेट मल्टी एजेंसी सेंटर होती हैं, उसमें तमाम तरह की एजेंसियां, स्टेट पुलिस, सीआरपीएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय एजेंसीज, ये सारी जो है एक साथ बैठ के और इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम शेयर करती हैं। तो एक ये बाय एंड लार्ज ये पिक्चर है इंटेलिजेंस कलेक्शन मैकेनिज्म का इंडिया में। कितना इफेक्टिव है, मेरे ख्याल से ये बहुत ही मतलब ओपन एंडेड सवाल है। और चीज़ें काफ़ी सारे घटना जो है यहाँ पर जो नहीं हुए हैं वो कभी न्यूज़ में नहीं आता है, बिकॉज दीज एजेंसीज आर वर्किंग बिहाइंड द सीन्स। तो इफेक्टिव हैं, लॉट ऑफ इंसिडेंट्स, लॉट ऑफ, आप ये देखिए कि बड़े बड़े यहाँ पर एजिटेशंस हुए हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हुए हैं, और उन सबको हम लोगों ने अच्छे से टैकल कर पाए हैं। कोई मेजर मेजर कोई बहुत बड़ा आंदोलन जो आउट ऑफ हैंड चला गया हो नहीं हुआ है। जबकि आप अगर आसपास के कंट्रीज में देखेंगे तो थिंग्स हैव गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स। तो मैं बोलूंगा कि देर इज ऑलवेज लॉट मोर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, देर इज ऑलवेज लॉट मोर वर्क टू डू। बट अभी तक जो हुआ है तो वो इट्स नॉट, इट्स समथिंग वी शुड वी शुड बी प्राउड ऑफ। एक मेरे मन में बहुत शिद्दत से सवाल है कि एक 9/11 हुआ था आज से 25 साल पहले अमेरिका में, और उसके बाद से अमेरिका ने अपनी इंटरनल सिक्योरिटी इतनी टाइटन कर दी कि फिर कोई मेजर टेरर इंसिडेंट नहीं हुआ है। तो उसमें और हम हमारे जो भारत का स्ट्रक्चर है, तो उसमें क्या फर्क है कि हम उतनी सख्ती नहीं कर पाए हैं कि हमारे यहाँ दोबारा इस तरीके के इंसिडेंट्स ना हो? देखिए, यूएस का जो यूएस में भी ये बोलना सही नहीं होगा कि कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। हालांकि उस लेवल का इंसिडेंट नहीं हुआ है, बट अगर आप देखेंगे, पेपर पढ़ेंगे या फिर आप सर्च करेंगे तो आपको काफी सारे वहां भी इंसिडेंट मिलेंगे जिसमें 15 आदमी, 20 आदमी, 40 लोग
लास्ट इसी साल में, अगर 1 जनवरी को एक अटैक हुआ था, उसमें कुछ लोग मारे गए थे, मुझे जगह याद नहीं है, बट यूएस में ही हुआ था। और इस तरह के कई सारे इंसिडेंट्स हुए हैं यूएस में, जिसमें कि बस को रैम कर दिया गया है, या व्हीकल ये कर दिया गया, या फिर किसी गनमैन ने रैंडम फायरिंग करके 20-25 लोगों को मार दिया। इस तरह के इंसिडेंट्स वहां भी हुए हैं। तो ये अलग बात है कि उस लेवल का जो एक प्लेन उड़ा के और बिल्डिंग में क्रैश कर देना, उस लेवल का नहीं हुआ है, दैट इज वन थिंग। बट ऐसा बोलना मेरे ख्याल से फैक्चुअली करेक्ट नहीं होगा कि वहां पे कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। अब एक और बात यह है कि यूएस का जो ज्योग्राफी है वो उसके लिए बहुत फेवरेबल है। वो दोनों तरफ ओशंस हैं, और जो दो बॉर्डर्स हैं, चाइना और सॉरी कनाडा और मेक्सिको के साथ, तो वो रफ बॉर्डर्स हैं। मेक्सिको में थोड़ा बहुत इलीगल इमिग्रेशन का प्रॉब्लम है, बट टेररिज्म एंगल वहां पर नहीं है। जबकि अगर आप इंडिया को समझेंगे, तो इंडिया का जो पोजीशन है, तो आप चारों तरफ से जो कंट्रीज से घिरे हैं, तो काफी उसमें से कई सारे कंट्रीज से हमारा रिलेशन उतना अच्छा नहीं रहा है। हमारा टेररिज्म का भी बैकग्राउंड रहा है। पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है, उसमें दैट इज ऑलवेज अफेक्टेड बाय टेररिज्म। चाइना के बॉर्डर पर भी skirmishes होते रहते हैं। म्यांमार का बॉर्डर है, वो भी खुला हुआ बॉर्डर है, ऑलमोस्ट फ्री मूवमेंट रिजीम वहां पर है। तो हमारे चैलेंजेस कहीं ना कहीं अपने अपने हिसाब से यूनिक हैं। यूएस में कोई आदमी वैसे बॉर्डर क्रॉस करके नहीं जा सकता। उसको जब भी जाएगा तो वो प्लेन से जाएगा, या फिर शिप से जाएगा, मोस्टली प्लेन से जाएगा। तो वहां पर एक सर्टेन चैनल, एक पॉइंट पे वो हर आदमी उसको क्रॉस करना है। तो उसके लिए इट्स आई से समवॉट इजियर। जबकि यहाँ पर इतना बड़ा बॉर्डर है, 3,000 किलोमीटर से भी बड़ा हमारा पाकिस्तान से बॉर्डर है। तो उसमें किस जगह पर कहाँ पर एक छोटा सा कुछ, अगर कई कई जगह स्ट्रीम्स क्रॉस करती हैं, बॉर्डर इज नॉट टोटली 100%, जबकि काफी सारा काम हुआ है, बट स्टिल देयर मे बी सम स्मॉल लूप होल्स विच आर एक्सप्लॉइटेड टू sneak into and create disturbance into the country। तो दोनों प्रॉब्लम्स अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं। हम लोगों ने यूएस में भी अटैक्स हुए हैं, हालांकि उस लेवल पे नहीं हुए हैं। और इंडिया का जो ज्योग्राफी है और जो नेबरहुड है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो थोड़ा डिफरेंट है यूएस से। इसलिए वी रियली कैन नॉट कंपेयर दीज टू कंट्रीज सो फार एज दिस इज कंसर्न। आप ये भी देखिए कि 2008 में जो हमारा अटैक हुआ था, जिसमें हमारे लगभग 180 लोग मारे गए थे, या 170-80 लोग मारे गए थे। तो उसके बाद हम लोगों ने काफी सारा चीज इंप्रूव किया है, और उस लेवल का अटैक अभी तक यहाँ पर नहीं हुआ है। हुआ है कुछ, पुलवामा हुआ है, ये हुआ, बट दीज आर नॉट ऑफ दैट स्केल जो 2008 में हम लोगों ने देखा है। तो इंडिया में भी काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, और ऑफ कोर्स इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। वी कैन नॉट सिट पैटिंग आवर बैक कि हाँ हमेशा, ये तो हमेशा एक खेल है जिसमें कि आप 100 बार उस चीज को प्रिवेंट करेंगे, तो दैट इज नॉट इन न्यूज। बट एक बार जो घटना होगा, दैट इज इन न्यूज। दिस इज द चैलेंज दैट वी फेस। Every passing day, technological advances are posing new challenges before internal security apparatus. तो आपको क्या लग रहा है कि नई टेक्नोलॉजी से कितना नया खतरा बढ़ गया है, और उसको हम कैसे फेस कर पा रहे नई टेक्नोलॉजी से देखिए, टेक्नोलॉजी तो हमेशा ही एक दो धारी तलवार की तरह है। एक माचिस की तीली है, उससे आप एक चूल्हा जला के खाना भी बना सकते हैं, और उससे अगर आप कैजुअल रहेंगे तो वो घर भी जला सकता है। टेक्नोलॉजी भी एक दो धारी तलवार है इसमें। जबकि हमको उसका बहुत सारा फायदा भी हुआ है अभी, लेकिन उसके नुकसानात अगर देखें तो काफी, अभी देखिए कम्युनिकेशन चैनल्स ऐसे हो गए हैं कि लोग मिनट में या घंटे भर में बड़े बड़े मॉब्स को इकट्ठा कर सकते हैं थ्रू यूज ऑफ व्हाट्सएप एंड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स। जो फ्लैश मॉब्स का प्रॉब्लम है, हमने इससे पहले भी देखा है, नेबर कंट्रीज में भी देखा है। तो कई बार ये फास्ट कम्युनिकेशन ऐप एक तरफ तो अच्छे हैं, बट दूसरी तरफ सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए चैलेंजेस पैदा करते हैं। आप अगर एआई की बात करेंगे, या फिर आप सोशल मीडिया की बात करेंगे, तो इसमें भी कई बार ऐसे कंटेंट, हेटफुल कंटेंट, डिविजिव कंटेंट, आर्टिफिशियली मेड जो फेक वीडियोस होते हैं, उनके द्वारा कई बार ऐसी चीजों को स्प्रेड किया जाता है, जिससे कि समाज में तनाव पैदा होता है, और पब्लिक में जो है इट लीड्स टू मोर इंसिडेंट्स। अभी हम कल ही देख रहे थे कि जो टेरर इंसिडेंट हुआ है दिल्ली में, उसमें भी टेररिस्ट या जो भी कंसर्न पर्सन्स थे, वो उन लोगों ने एनक्रिप्टेड एप्स को यूज किया है फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन देम। तो ये एक चैलेंज पैदा करता है हम लोगों के लिए। इसके अलावा आप देखेंगे कई बार
फंड्स मूव करना पहले थोड़ा दिक्कत था, लेकिन अभी जो है बिकॉज ऑफ क्रिप्टो करेंसी वहाँ पे एनोनिमिटी है और उसमें आप खोजना इज डिफिकल्ट, तो कई बार टेररिस्ट इसको भी यूज करते हैं टू 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 ट्रांसफर फंड्स एंड ऑल। सो यस, देर आर चैलेंजेस, बट उसी को हम लोगों को पॉजिटिवली यूज करना है ताकि हम इन सब चीज़ों को टेक्नोलॉजी से ही एड्रेस कर पाए। जी जी। सर, एक चीज और बात करना चाहेंगे कि अ, हम जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है उसको, आपने बताया कि किसी हद तक हमने उसको टैकल कर लिया है, लेकिन उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में भी जो जो इश्यूज थे उसको भी हमने टैकल किया है। तो अभी हमारे पास 21st सेंचुरी में कौन से ऐसे चैलेंजेस बचे हैं जिसको अभी टैकल करना बाकी है इंडिया? देखिए, जो सबसे हमने ये बोला है कि अच्छा अच्छा काम हुआ है, लेकिन पूरा 100% एड्रेस नहीं हुआ है। अभी जैसे नॉर्थ ईस्ट को ही देखेंगे तो अभी भी उसमें काम काफी बचा हुआ है करना। जैसे मणिपुर की बात करेंगे तो लास्ट ईयर 2 साल पहले वहां पर जो प्रॉब्लम्स हुए थे, एथनिक राइट्स हुए थे, तो उसमें कई सारे लोगों की जानें गई थी, और दैट वाज बिकॉज कि जो जो कम्युनिटीज वहां पर हैं उसमें आपस में ट्रस्ट नहीं है। तो ये ट्रस्ट बिल्ड करना एक लॉन्ग टर्म एफर्ट लगता है, इसमें अभी काफी इसमें टाइम लगेगा। सिमिलरली नागा इशू भी पीसफुल है, बट वहां पर अभी भी पूरा रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो ये चैलेंजेस हैं हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास जो बड़ा चैलेंज है वो टेररिज्म का है। टेररिज्म की घटनाएं अभी रिसेंट कुछ इंडिया में, अगर आप पिछले पिछले समय से तुलना करेंगे तो कुछ हद तक कमी है, लेकिन कभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम 100% टेररिज्म फ्री हो गए हैं। ये दैट दैट थिंग इज ऑलवेज लूमिंग, ये खतरा हमेशा लगा रहता है। ये टेररिज्म इज गोइंग टू बी अ चैलेंज इन द कमिंग फ्यूचर। इसके अलावा मुझे लगता है कि मास एजिटेशंस का डायमेंशन अब बढ़ रहा है या बढ़ गया है। कुछ भी अगर आजकल मास को मोबिलाइज करना थ्रू द यूज ऑफ मीडिया, सोशल मीडिया इतना आसान हो गया है कि अगर पब्लिक में ज़्यादा डिसकंटेंट है तो बड़े मॉब्स बहुत छोटे समय में इकट्ठा हो सकते हैं। आपने देखा है नेपाल में और बांग्लादेश में। और अगर तो ये कमिंग डेज में उन मॉब्स को कैसे हम टैक्टफुली और कैसे विद द यूज ऑफ मिनिमम फोर्स हम कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी अ चैलेंज आई थिंक। इसके अलावा मुझे लगता है कि जो टेक्नोलॉजी है या जो साइबर फील्ड है वो हमारे लिए चैलेंजिंग होगा। काफी सारे चैलेंजेस उसमें हमारे हैं। इसको हम दो लेवल पे देखेंगे। जैसे एक तो हो गया इंडिविजुअल का जो सिक्योरिटी इश्यूज हो गया, हमारा डेटा मुझे नहीं पता कहाँ जा रहा है, मुझे नहीं पता मेरा पैसा कब कहाँ पर किस तरह से मैं चीट हो जाऊंगा, तो ये एक ऑलवेज दिस इज देयर, मेरा डेटा कहाँ पे मिसयूज हो जाएगा, ये एक हमेशा थ्रेट बना रहता है इंडिविजुअल के लिए अगर हम जरा भी केयरफुल नहीं रहेंगे। मेरा जो क्रिटिकल डेटा है, मेरा जो पर्सनल डेटा है वो मिसयूज होता है कई बार, उससे यूज होके दूसरे लोग उसके नाम पे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेते हैं। दीज आर चैलेंजेस इन विच माई आइडेंटिटी इज बीइंग स्टोलन। एक जो दूसरा बड़ा खतरा है वो ये भी है कि अभी आप देखे होंगे लास्ट 3-4 महीना पहले एक रिफाइनरी है, नयारा नयारा रिफाइनरी गुजरात में है, जो रशियन ऑयल को वो ये करती थी, उसको फिल्टर करती थी, उसको रिफाइन करती थी। तो कुछ दिनों पहले जुलाई में माइक्रोसॉफ्ट ने उसमें माइक्रोसॉफ्ट के उस पे जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल थे वो काम करना बंद कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने उसको वहां से उसको उसका एक्सेस डिनाई कर दिया। तो अब ये पूरा रिफाइनरी जो है इट वाज हेल्ड होस्टेज टू वन कंपनी बेस्ड इन यूएस। आप ये सोचिए कि जब तक हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक रेजिलिएंट नहीं होगा, जब तक हम दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहेंगे इन वाइटल सॉफ्टवेयर्स के लिए, तब तक हम जो है सही मायने में हम सेफ नहीं कह सकते अपने आप को। आप जस्ट इमेजिन कीजिए अगर एक दिन के लिए व्हाट्सएप इफ इट स्टॉप्स वर्किंग इन इंडिया, आप इमेजिन कीजिए जूम इफ इट स्टॉप्स वर्किंग इन इंडिया, या फिर जीमेल इफ इट स्टॉप्स वर्किंग इन इंडिया, लॉट मेनी द होल कंट्री विल बी इन अ chaos। राइट। ये चैलेंजेस हम लोग उसको कहीं ना कहीं हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा इन द फ्यूचर डेज। एक इस सेगमेंट में आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि एज एन आईपीएस ऑफिसर, हाउ डू यू प्रपोज टू check the radicalization of youth in India today? इसमें मैं बोलूंगा कि सबसे पहले हमें अपना ही काम देखना है कि वेदर द पुलिस इज एक्टिंग रैशनली, लॉजिकली एंड इन अ फेयर मैनर और नॉट। कई बार ऐसा होता है कि हम जो है अपना काम सही से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से पब्लिक में डिस्कंटेंट होता है, एंड देन दैट डिस्कंटेंट इज यूटिलाइज्ड बाय मिस्चीवियस एलिमेंट्स to lure them into
तो अगर मुझे लगता है कि अगर हम अपना काम अच्छे से करेंगे, इन द सेंस कि जो दोषी हो, जो जो कल्प्रिट्स हो, उनको अगर हम ईमानदारी से पकड़ें, और जो दोषी ना हो उनको हम ना पकड़े, उनका हरासमेंट मिनिमाइज हो, जिसको हम वैम बोलते हैं ना, वेइंग हार्ट्स एंड माइंड अप्रोच। अगर हम वैम अप्रोच को फॉलो करेंगे तो हमारा ट्रस्ट जो है पब्लिक के साथ बिल्ड होगा, और पब्लिक को लगेगा नहीं के अंदर प्रॉब्लम है। रेडिकलाइजेशन तब होता है जब आप एक इंसान जो है अपने अपने लॉजिक के एंड पे पहुंच जाता है, उसको लगता है नहीं, सिस्टम में कोई सॉल्यूशन नहीं है, मुझे अब खुद ही कुछ करना पड़ेगा, तभी वो रेडिकलाइजेशन जो है वो होता है। तो अगर हम अगर सिस्टम हमारा फेयर रहेगा और हम रूल ऑफ लॉ को फॉलो करेंगे सभी के लिए, तो मेरे ख्याल से दिस विल बी अ बिग बिग डिफेंस अगेंस्ट रेडिकलाइजेशन। इसके अलावा मुझे लगता है कि अगर इंडिविजुअल लेवल पे आप बात करें, तो इंडिविजुअल्स को थोड़ा सा और अगर रैशनली सोचने की कोशिश करें, अपने अंदर रैशनल थॉट को बढ़ाएं कि चीजें हैं, कोई प्रॉब्लम है तो उसको एनालाइज करेंगे, पॉजिटिव फ्रेमवर्क से सोचेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ना कि रेडिकलाइज होकर खुद एक प्रॉब्लम बन गए हैं। तो मेरे ख्याल से, और जो तीसरी बात मैं बोलूंगा वो ये है कि किसी भी रिलीजन का जो आइडियोलॉजी है, उसको उसमें कई सारे इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, कुछ मॉडरेट हो सकते हैं, कुछ एक्सट्रीम हो सकते हैं। तो हमेशा एज ए सोसाइटी वी शुड ट्राई टू टू नॉट बहुत एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज को के लिए हानिकारक होता है। और हर धर्म तो अच्छी ही बात करते, कोई धर्म तो सारे धर्म अच्छा ही बोलते हैं, अच्छी बातें करते हैं। तो मुझे मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं अगर हम रिलीजन का एक्सट्रीम आइडियोलॉजी को अगर हम अगर हम ऑन द फेस ऑफ इट ना बाय करें, उसको भी क्वेश्चन करें, अपना दिमाग को खुला रखें, चीज़ों को पूछें समझें, और तब हम आगे बढ़े, तो मेरे ख्याल से रेडिकलिज्म को हम कुछ हद तक एड्रेस कर सकते हैं। जी जी। तो आपसे बात कर रहे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वकार साहब। आपके जो इंटरनल सिक्योरिटी को लेके जो व्यूज हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई थिंक जो ऑडियंस है उनको काफी इंसाइट मिलेगा इसमें। बट we'll continue this conversation in another segment where we'll talk about your book, how it came about, and your personal achievements, especially how you tackled the communal strife in Murshidabad. तो एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और हम जल्दी ही फिर मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।